क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपके पास कुछ पेशेंट ऐसे आने वाले हैं कि जो आपको बोलेंगे कि भाई उनके हाथ में नमनेस आ रही है, चींटी चलने से फीलिंग आ रही है। कईयों को पूरे हाथ में भी हो सकती है। मतलब हाथ में नमनेस, टिंगलिंग, झंझनाहट, सुनपन आने के कई रीज़न्स होते हैं, जिसमें से कुछ टिपिकल पेशेंट आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको टिपिकली इस एरिया में बताएँगे कि मेरे थंब के यहाँ तक होता है, इस उँगली के आधे तक जाता है और इस पूरे एरिया में मेरे को झंझनाहट रहती है। इस तरीके के पेशेंट आ सकते हैं। कुछ अलग एरिया का भी बताएँगे, कुछ ऊपर का भी बताएँगे। लेकिन जो पेशेंट आपको एक तो इस ख़ास एरिया का बताएँगे, फिर उसके बाद में हम उनको कुछ फिज़िकल टेस्टिंग करेंगे। जैसे कि नर्व टेंशन टेस्ट, आप लोग आगे पढ़ेंगे। नर्व टेंशन टेस्ट होता है उसमें, जिसमें मीडियन नर्व का टेस्ट करेंगे, या फिर हम उनको ऐसे करने के लिए बोलेंगे कि आप ऐसे करके रखे रहो। अब अगर पेशेंट ऐसे करके रखा रहता है और रखने के बाद बोलता है कि हाँ जी, मेरे को यहाँ पे नमनेस शुरू हो गई। मतलब पेशेंट जब आपके पास आया, आपने उससे पूछा जी अभी नमनेस है? पेशेंट कहेगा नहीं जी अभी नहीं है। फिर आप बोलेंगे जी ऐसे करो। पेशेंट ने ऐसे किया। ऐसे करने के थोड़ी देर बाद पेशेंट बोलता है कि हाँ जी, आ गई है नमनेस। तो ये टेस्ट डिफाइन कर देता है कार्पल टनल सिंड्रोम को। कार्पल टनल सिंड्रोम आपने एनाटॉमी में पढ़ा हुआ है कि जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे कार्पल बोन्स होती हैं। 8 कार्पल बोन्स होती हैं जो कुछ ऐसी शेप की होती हैं, और उसके ऊपर एक लिगामेंट बना होता है। तो इस लिगामेंट से जो हाथ की जितनी जो मसल्स हैं, मीडियन नर्व हैं, आर्टरीज हैं, वो पास कर रही हैं। तो कार्पल टनल की एनाटॉमी का भी एक बार वापस रिवाइज कर लीजिएगा। अब अगर इस कार्पल टनल में कुछ भी ऐसी चीज़ आ जाती है, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, एनीथिंग एक्स वाई जेड, कि जिसकी वजह से जो कार्पल टनल है उसका स्पेस कम हो जाता है, तो वो कार्पल टनल सिंड्रोम को जनरेट करेगा। क्योंकि इस एरिया से मीडियन नर्व जा रही है। मीडियन नर्व इस साइड को सप्लाई करती है। अगर मीडियन नर्व दबेगी तो इस एरिया में सेंसेशन पेशेंट को आएगी, टिंगलिंग, नमनेस वगैरह आएगी। तो अब हम लोग डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं इसी कंडीशन के बारे में, जिसको कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। तो अब आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाता हूँ। तो कार्पल टनल सिंड्रोम इज अ कॉमन कंडीशन दैट कॉजेज पेन, numbness एंड टिंगलिंग इन द हैंड एंड आर्म। मतलब कार्पल टनल सिंड्रोम से क्या क्या होने वाला है? पेन हो सकता है, नमनेस हो सकती है, सुनपन, और टिंगलिंग, वही झंझनाहट, इन द हैंड एंड आर्म। हैंड में तो हो ही सकती है, इवन नीचे आर्म में भी हो सकती है। इट occurs when the median nerve which runs from the forearm into the palm of hand become compressed or squeezed at the wrist। ये कब होती है? जैसे आप ये स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि ये कार्पल टनल के ऊपर ये लिगामेंट है, और ये जो येलो वाली है ये मीडियन नर्व जा रही है। अब अगर जो मीडियन नर्व है वो किसी भी रीजन से कंप्रेस्ड हो गई, स्क्वीज्ड हो गई, तो ये वाली कंडीशन कार्पल टनल सिंड्रोम पैदा होती है। द कार्पल टनल इज अ नैरो पैसेजवे फॉर्म बाय बोन्स एंड लिगामेंट एट द बेस ऑफ द हैंड। कि अब ये देखिए, ये इस साइड व्यू से लिया हुआ है कि ये कार्पल बोन्स है, इसके ऊपर ये सारी मसल्स आ रही हैं, और इसी बीच में ये मीडियन नर्व जा रही है, और ऊपर से ये लिगामेंट है। तो ये जो एक एरिया टनल सा बन रहा है, इसको कार्पल टनल कहते हैं। तो कार्पल टनल कंप्रेस हो गया तो कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है पेशेंट को। इसके बाद हम लोग आते हैं सिम्टम्स के ऊपर। द सिम्टम्स ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम ऑफन स्टार्ट ग्रेजुअली एंड मे इंक्लूड, मतलब धीरे धीरे शुरू होगा। ऐसा नहीं होगा कि पेशेंट अचानक से सुबह उठे और नमनेस शुरू हो गई। धीरे धीरे पेशेंट बोलेंगे हाँ जी धीरे धीरे आता रहा, कब स्टार्ट हुआ पता ही नहीं है, ऐसे पेशेंट बोलते हैं। तो नमनेस और इसके सिम्टम्स क्या इंक्लूड करते हैं? नमनेस और टिंगलिंग इन द थंब, इंडेक्स, मिडल एंड रिंग फिंगर्स। नमनेस एंड टिंगलिंग होगी कहाँ कहाँ पे होगी? थंब में होगी, इंडेक्स फिंगर में होगी, मिडल फिंगर में होगी, और रिंग फिंगर के आधे पार्ट में होगी। उसके अलावा क्या होता है? पेन और बर्निंग सेंसेशन इन द हैंड एंड रिस्ट द मे रेडिएट अप द आर्म। पेन और बर्निंग सेंसेशन भी हो सकती है जो ऊपर आर्म तक भी जाएगी। बहुत ज़्यादा अगर कंप्रेस होता है तो वो ऊपर भी सिम्टम्स आते हैं। ज़्यादातर वो टनल से आगे हैंड में आते हैं। वीकनेस इन द हैंड,
कई बार इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हैंड में वीकनेस हो जाती है, क्योंकि नर्व की सप्लाई नहीं हो रही, मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही सही से, तो पेशेंट की कई बार ग्रिप भी पुअर हो जाती है। तो वीकनेस इन द हैंड मेकिंग इट डिफिकल्ट टू ग्रिप ऑब्जेक्ट, कि पेशेंट को ऑब्जेक्ट्स को ग्रिप करने में भी दिक्कत आ जाती है काफ़ी एडवांस कंडीशन में। स्टार्टिंग में जब पेशेंट आएंगे शुरुआत में तो उनको खाली नमनेस टिंगलिंग वगैरह होगी, लेकिन धीरे धीरे वो वीकनेस में कन्वर्ट होने लगती है। और क्या होता है, डिफिकल्टी परफॉर्मिंग टास्क दैट रिक्वायर फाइन मोटर स्किल्स सच एज टाइपिंग और बटनिंग अ शर्ट। पेशेंट कहेंगे कि मेरे को बटन बंद करने में दिक्कत आ रही है। इवन पेशेंट कई बार सिग्नेचर की बात करेंगे कि जी मेरे को सिग्नेचर में दिक्कत आ रही है। एडवांस सिम्टम्स कार्पल टनल के ऐसे भी होते हैं। इसका जो टेस्ट मैंने आपको वीडियो में दिखाया वो आप जरूर ध्यान रखिएगा, उससे आप रूल आउट कर सकते हैं। कॉजेस की बात करेंगे कि किस किस वजह से होता है ये। सेवरल फैक्टर्स कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम्स, इंक्लूडिंग बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें पहला आता है रिपीटेटिव हैंड मूवमेंट्स। लगातार कोई ऐसी मूवमेंट कर रहा है पेशेंट कि जो बार बार रिपीटेड हो रही है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी है, चाहे वो एक्सरसाइज है या एनीथिंग है, कि जिससे बार बार हैंड मूवमेंट्स रिपीट हो रही है, उसकी वजह से एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व रिपीटेड हैंड मूवमेंट सच एज टाइपिंग, यूजिंग अ कंप्यूटर माउस और असेंबली लाइन वर्क कैन पुट स्ट्रेन ऑन द मीडियन नर्व। टाइपिंग वगैरह, माउस के यूज वगैरह से इस तरह की कंडीशन प्रोड्यूस होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो ये टॉपिक आ रहा है, प्रोलॉन्ग रिस्ट पोजिशनिंग, कि बहुत देर तक आप रिस्ट को एक ही पोजीशन में रखे रहे तो भी इस तरीके के सिम्टम डेवलप होते हैं। कीपिंग द रिस्ट इन अ फ्लेक्स्ड और एक्सटेंडेड पोजीशन, चाहे उसको अपने फ्लेक्स पोजीशन में देर तक रखा, चाहे अपने एक्सटेंडेड पोजीशन पे रखा, एक ही पोजीशन में देर तक रखने से, जैसे कि आप कीबोर्ड या माउस यूज करने में करते हैं, उससे भी मीडियन नर्व में कंप्रेशन प्रोड्यूस होती है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आता है सर्टेन हेल्थ कंडीशन। कुछ ऐसी हेल्थ कंडीशंस भी होती हैं जिनकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। वो क्या है, कंडीशन सच एज डायबिटीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड थायराइड डिसऑर्डर्स कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग कार्पल टनल सिंड्रोम। डायबिटीज वगैरह से भी थोड़ी बहुत नर्व की इन्वॉल्वमेंट होती है, स्वेलिंग हो जाती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट में दिक्कत आती है, इन्फ्लामेशन, उससे भी कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। फिर एक पॉइंट आता है यहाँ पे प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन कॉज स्वेलिंग एंड फ्लड रिटेंशन विच में कंप्रेस द मीडियन नर्व, कि स्वेलिंग वगैरह हो जाती है। उस स्वेलिंग वगैरह से भी जो कार्पल टनल है उसका एरिया कम हो जाता है, और जिससे कि मीडियन नर्व कंप्रेस होती है। फिर डायग्नोसिस की बात आएगी, यहाँ आप देखेंगे ये डायग्नोसिस लिखा हुआ है। डायग्नोसिस में सीटीएस यानी कि कार्पल टनल सिंड्रोम कैन बी डायग्नोज विद एमआरआई करवा सकते हैं किसी एडवांस में। एक नर्व कंडक्शन टेस्ट होता है, एनसीवी टेस्ट होता है, जो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी को देखता है कि इस नर्व से जो कंडक्शन है वो कितनी जा रही है। अगर वो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी पुअर है तो यानी कि नर्व इन्वॉल्वमेंट है। तो मान लीजिए किसी पेशेंट का हमने मीडियन नर्व का नर्व कंडक्शन टेस्ट किया या आम का ही कर लिया, तो उसमें आ जाएगा कि ये नर्व कंप्रेस हो रही है, तो हम समझ जाएंगे ये कार्पल टनल हो सकता है। उसका हमें स्पेशल टेस्ट फॉर सीटीएस, जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था, दोनों हाथ को फोल्ड करके रखना, वो स्पेशल टेस्ट होता है कार्पल टनल सिंड्रोम का। इसके बाद हम लोग आते हैं ट्रीटमेंट के पास। तो ये रहा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट फॉर कार्पल टनल सिंड्रोम डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स एंड में इंक्लूड, अब जिस हिसाब से सिम्टम्स हैं, कोई पेशेंट स्टार्टिंग में बिल्कुल ही हल्के वाले सिम्टम्स के आते हैं, उनका अलग तरीके से होगा, किनका बहुत सीवियर होता है उनका अलग होगा। तो पहले में क्या आता है, रेस्टिंग द अफेक्टेड हैंड एंड अवॉइडिंग एक्टिविटीज दैट वर्सन सिम्टम्स, कि जो अफेक्टेड हैंड है उसको थोड़ा रेस्ट पे रखें। मान लीजिए आप माउस यूज़ कर रहे हैं, रेस्ट का मतलब क्या, माउस यूज़ कर रहे हैं तो रिस्ट के बाहर पे मत रखें, थोड़ा सा हवा में रखें या रिस्ट को टेबल के बाहर रखें। और ऐसी कोई भी एक्टिविटी, मान लीजिए आप टाइपिंग कर रहे हैं और उस टाइम में आपको लगता है कि सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि वो आपके सिम्टम को वर्स कर रहे हैं, तो उनको आपने अवॉइड करना है। फिर आता है वियरिंग अ स्प्लिंट और ब्रेस टू कीप द रिस्ट इन अ न्यूट्रल पोजीशन। कई बार पेशेंट को एक रिस्ट स्प्लिंट या ब्रेस पहनना पड़ता है कि जिससे रिस्ट न्यूट्रल पोजीशन में रहे, ना बहुत ज़्यादा फ्लेक्शन में रहे ना बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन में रहे। फिर आता है परफॉर्मिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिड्यूस स्टिफनेस इन द रिस्ट। इसमें जैसे पेशेंट को आप बोल देते हैं कि वो खुद दूसरे हाथ की मदद से पैसिव रिस्ट एक्सटेंशन कराए, तो वो जो मीडियन नर्व है उसकी स्ट्रेचिंग होती है, और जो
हम लोग जो न्यूरल मोबिलाइजेशन करते हैं, न्यूरल मोबिलाइजेशन में आता है कि वो किस तरीके से अपने मीडियन नर्व को स्ट्रेच करना है। तो वो स्ट्रेचिंग पेशेंट को हम लोग सिखा सकते हैं, सेल्फ टेक्निक, वो भी पेशेंट खुद कर सकता है। उसके अलावा आता है अप्लाइंग कोल्ड पैक टू रिड्यूस स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन। मान लीजिए किसी पेशेंट का स्वेलिंग वगैरह की वजह से ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि आप कोल्ड पैक वगैरह लगाइए। उसके अलावा पेशेंट पेन किलर वगैरह ले सकते हैं, कोई भी चीज़ें इस तरीके की ले सकते हैं जिससे थोड़ी सी इन्फ्लामेशन रिड्यूस हो। कुछ कुछ केसेस में स्टेरॉयड इंजेक्शन लगाया जाता है। मान लीजिए कि पेशेंट का काफ़ी दिनों तक चल रहा है, उनकी स्वेलिंग नहीं कम हो रही, हमने उनको अल्ट्रासोनिक वगैरह भी कर लिया, फिर भी नहीं हालात सही हो रहे, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग बोलते हैं कि आप स्टेरॉयड का इंजेक्शन लगा दो। और इन सीवियर केसेस दैट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, सर्जरी में भी नेसेसरी। अब आपके पास पेशेंट आया, आपने उसको अल्ट्रासोनिक भी करा दिया, आपने उसको मीडियन नर्व की मोबिलाइजेशन भी करा लिया, आप उसको पूरा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इवन टेंस भी लगा रहे हैं, फिर भी 10-15 डेज हो गए, पेशेंट को कोई असर नहीं है, तो आप पेशेंट को इंजेक्शन के लिए बोल सकते हैं। इंजेक्शन से भी नहीं रिलीफ आ रहा, तो ऐसे में पेशेंट को सर्जरी पे जाना पड़ता है। बहुत ईजी सर्जरी होती है, बहुत मतलब कोई इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, तो इसलिए पेशेंट उसके लिए भी जा सकते हैं और उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है कार्पल टनल सिंड्रोम। थैंक यू।